नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए ये 7वें नंबर की यूनिट है। हमारा जो सेकंड पेपर है विद्यालय प्रबंधन एवं संस्कृति, सेकंड पेपर की 7वीं यूनिट शिक्षक एवं अनुसंधान। तो ये यूनिट आपके 12 नंबर की है साथियों। अब आपको 12 नंबर में कौन कौन से प्रश्न पढ़ के जाने हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपको बीएसटीसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ आपको हमारे ऐप पर जो कोर्स दिया गया है उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो आप लोग हमारे दिए गए कोर्स में आपको 20 मॉडल पेपर है व्याख्या सहित, आप उनको पढ़ करके चले जाइए। आपको आराम से 70% प्लस का स्कोर आसानी से मिल जाएगा। और इसके लिए हम आपको सबूत ऑलरेडी बता चुके हैं एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे भी। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ना है कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास है। ये कथन किसका है? ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कथन है रेडमैन का। याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, उद्देश्य की दृष्टि से अनुसंधान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है। अनुसंधान की ये परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? ध्यान रखना आप लोग, जॉन वेस्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अब आपको ये सूत्र भी पूछा जा सकता है कि भाई माध्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो m बराबर होता है AM प्लस सिग्मा FD अपॉन N इंटू आई। आई का मतलब होता है अंतराल। याद रखेंगे आप लोग इसको, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, समूह में जो अंक सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। बहुलांक या बहुलक एक ही बात है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आगे हम बात करेंगे इनकी, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। ये कथन किसका है? रेडमैन एवं मौरी का कथन है ये। ओके, अब हम प्रश्न बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि भाई प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है, ठीक है। जब समस्त बाह्य चरों पर नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चर में परिवर्तन किया जाए तो जो क्या परिणाम प्राप्त होगा, इस प्रकार के कार्यकारण संबंध के स्थापित करने वाले अनुसंधान को प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक प्रश्न तो आप लोग ये याद रखें। उसके बाद अगर पूछा जाए कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के 4 आवश्यक तत्व याद रखने हैं, तो ये आपके 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है नियंत्रण, दूसरा है हेर फेर करना, तीसरा है अवलोकन करना और चौथा है पुनरावृत्ति। तो ये आपके 4 तत्व हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखिए, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? ये परिभाषा आपको याद रखनी है भैया। तो परंपरागत शिक्षण विधियों तथा सामान्य गतिविधियों से हटकर नवीन पद्धति, आयामों और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित हेतु नवीन प्रयास करना क्या कहलाता है? शैक्षिक नवाचार की श्रेणी में आता है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवीन प्रयास ही नवाचार कहलाते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षण में सुधार, शैक्षिक उन्नयन हेतु नवीन प्रयोग, शिक्षण प्रक्रिया, विधियाँ, तकनीकी आदि में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षण आनंददायी बनाने के लिए नवीन प्रयोगों को ही शिक्षण नवाचार कहा जाता है। क्लियर भाई, याद रखना ये। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को साइकिलिंग क्यों कहा है? यानी इसको चक्रीय अनुसंधान क्यों कहा है भाई, बताओ। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। क्रियात्मक प्रकल्पना के परीक्षण में बार बार होने की व्यवस्था होने तथा वांछित परिणाम प्राप्त होने तक इस चक्र के चलते रहने के कारण स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को ही चक्रीय अनुसंधान कहा है। क्लियर भाई, याद रखना है प्रश्न। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखेंगे, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स किसको कहते हैं? सांख्यिकी में संख्यात्मक विवरणों के वे तथ्य जिनका विश्लेषण या विवर्चन किया जाता है, और सांख्यिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत किसी अनुसंधान क्षेत्र में संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रहण,
प्रस्तुति, विश्लेषण और निवर्चन के सिद्धांत और विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? सांख्यिकी। और आपसे पूछा जाए बारंबारता बंटन सारणी क्या है, ठीक है, तो ये भी याद रखें। यदि दत्त अधिक है तथा एक ही प्रकार के दत्त की आवृत्ति हो तो उनकी बारंबारता ज्ञात करने के लिए मिलान चिन्हों द्वारा बारंबारता सारणी का निर्माण किया जाता है और यही क्या कहलाती है? बारंबारता बंटन सारणी कहलाती है। आप कक्षा 10 में खूब पढ़ के आए होंगे बारंबारता बंटन सारणी सांख्यिकी प्रश्नावली के अंदर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए ये वाला, केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्यों को साधारणतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो वो दो भाग ये है, पहला है हमारा गणितीय माध्य और दूसरा है स्थैतिक माध्य। गणितीय माध्य को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसके बाद स्थैतिक माध्य 2 प्रकार का बनाया, एक तो माध्यिका और दूसरा है बहुलक। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर भाई? अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आते हैं, अनुसंधान की विशेषताएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। अब आपके 5 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, इसमें कौन कौन से अब जो मैं आपको बताऊंगा। अनुसंधान उद्देश्य पूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें किसी समस्या के समाधान का प्रयास होता है। अनुसंधान की समस्या सीमित है, इसमें किसी नवीन तथ्य की खोज या पुराने तथ्यों की खोज या पारस्परिक संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। इसमें प्राकल्पनाओं का निर्धारण या परीक्षण होता है। इसमें प्रदत्त संकलन के लिए विश्वसनीयता, वैधता व वस्तुगत उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती है। निष्कर्ष प्राप्त तथ्यों के पूर्ण विश्लेषण पर ये अनुसंधान आधारित होते हैं। तो ये विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है। अब आपको याद रखना है कि ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो शोध समस्या शीर्षक का चयन करना एवं कथन पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में दत्त संग्रहण स्रोत निर्धारक प्राथमिक और गौण स्रोत होते हैं। तीसरा है कि दत्त संग्रह पुस्तकालय अध्ययन व लेने की विधि। चौथा स्टेप है संग्रहित दत्तों की प्रामाणिकता एवं वैधता, बाह्य एवं आंतरिक आलोचना। पांचवा स्टेप है दत्त प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण। छठवां स्टेप है दत्त व्याख्या निरूपण एवं निष्कर्ष। और सातवां स्टेप है संपूर्ण कार्य प्रक्रिया संपादन में ऐतिहासिक अनुसंधान के गुण एवं दायित्व। तो ये आपको ऐतिहासिक अनुसंधान के 7 स्टेप हैं, सोपान हैं, चरण हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि वर्णनात्मक अनुसंधान के सोपान कितने हैं, तो इसके आपको याद रखने, पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा है शोध अध्ययन के उद्देश्य, तीसरा है शोध प्राकल्पनाओं का निर्धारण, चौथा है अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित व परिसीमित करना, पांचवा है न्यायादर्श का चयन और छठवां है उपकरण। 2 प्रकार के, एक तो स्वनिर्मित भी होता है, एक मानकीकृत उपकरण होते हैं। सातवां है दत्त एकत्रीकरण, आठवां है दत्तों का वर्गीकरण व सारणीयन, नौवां है तथ्यों का विश्लेषण व सामान्यीकरण और 10वां है रिपोर्ट निर्माण व प्रकाशन। तो ये आपको 10 स्टेप याद रखने हैं भैया, ये अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक विधि क्या है, ठीक है, और वैज्ञानिक विधि के सोपान भी आपको याद रखने। वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें सभी प्रयोगधर्मी व्यक्ति अंत में एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे, अर्थात तथ्यात्मक बातें वास्तविक हैं और उनकी विशेषताएं लोगों की उनके बारे में दी गई रायों पर निर्भर नहीं होती। वैज्ञानिक विधि में वस्तुगतता, आत्मशोधनीयता, प्राकल्पना का प्रयोग, मात्रात्मक अनुमान, संख्याओं का प्रयोग सरल व वास्तविक होता है। वैज्ञानिक विधि में स्वयं सुधार की प्रक्रिया पाई जाती है, जिनमें वैज्ञानिक अपने ज्ञान एवं प्रक्रिया में स्वयं निरंतर संशोधन व परिवर्तन करता रहता है। अर्थात वैज्ञानिक विधि नियमित अवलोकन व तथ्यों की नियमित व्याख्या एवं वर्गीकरण में सन्निहित है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध एवं सूक्ष्म सामान्यीकरण, सुव्यवस्थीकरण, गहन तार्किक प्रक्रिया पर निर्भर है तथा जिस पर मानवीय विचारों का प्रभाव एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये वैज्ञानिक विधि है। अगर पूछा जाए इसके चरण कौन कौन से हैं, तो आपको केवल चरण याद रखना है। पहला है समस्या की चेतना,
दूसरा है समस्या का चयन, तीसरा है प्रकल्पनाओं का निर्धारण, चौथा है मापन के यंत्रों तथा प्रविधियों का प्रयोग, पांचवा है दत्त संकलन, छठवां है दत्त विश्लेषण, सातवां है प्रतिवेदन प्रकल्पनाओं की जांच के बाद प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझावों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है भाई। अब आपको एक अंतिम प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ, वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है ना जी। सांख्यिकी के महत्व एवं उसकी आवश्यकता क्या होती है उसको आपको समझाना है। सबसे पहले हम उस सांख्यिकी के महत्व के बारे में बात करेंगे। महत्व है पहला, संकीर्णता को दूर करती है, पहला महत्व, तो ये आप लोग पढ़ के जाएंगे। दूसरा है ये परिणामों को मापती है। तीसरा है ये संबंधों का अध्ययन करती है भाई। ठीक है। और चौथा है मानव अनुभवों को बढ़ाती है। तो ये तो इसके महत्व है, 4 पॉइंट याद रखना। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी आवश्यकता क्या होती है सांख्यिकी की, तो आज के युग में सांख्यिकी एक अपरिहार्य विषय है। अर्थात अर्थशास्त्र में शायद ही कोई आर्थिकी समस्या हो जो सांख्यिकी आंकड़ों के बिना भली भांति समझाई जा सकती हो। नियोजन के क्षेत्र में तो बिना सांख्यिकी प्रयुक्त किए काम ही नहीं चल सकता। बिना प्रयोग के काम नहीं चलेगा, किसमें? सांख्यिकी के बिना नियोजन के क्षेत्र में। व्यापार एवं वाणिज्य में सांख्यिकी सहायक है। एक व्यापारी की सफलता असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने भावी पूर्वानुमान सही किया है अथवा गलत। इस प्रकार बेकर, दलाल, बीमा कंपनी, स्टॉक्स एक्सचेंज, व्यावसायिक प्रबंधन, राज्य के कार्यों आदि में सांख्यिकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अनुसंधान का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी का सहारा लेना ही होगा। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग सार्वभौमिक रूप से होता है। लगभग सभी प्रकार के विशेषज्ञ जैसे ज्योतिषी, ज्योतिर्वेदा, जीव विज्ञानी, ऋतु विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी और शिक्षाविद आदि आंकड़ों का और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है। आप लोग चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। प्रश्न बात करते हैं हम निबंधात्मकों की। ठीक है। देखिए निबंधात्मक प्रश्नों की मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं आपको निबंधात्मक प्रश्न मैंने एप्लीकेशन पे बता दिए। जितने भी यूनिट है हमारी, आपके सब यूनिटों को मिला करके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैंने 20 मॉडल पेपर बनाए हैं, जिनमें आपको ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपके सीधे सीधे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे आपको। और वो आंसर भी मैंने आपको हाथों से लिखे हैं, उसके हैंड रिटन है पूरे 20 मॉडल पेपर, और उनकी PDF भी आपको मिल रही है साथ में, और उनके आपको वीडियोज़ भी साथ में दिए जा रहे हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाने वाले उठाइए। वैसे इस पर ऑलरेडी 2500 स्टूडेंट इन कोर्सेज पर परचेज़ करके और तैयारी कर रहे हैं। तो वो करने वाले कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में पछताएंगे और फिर बाद में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए समय के रहते हुए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जिस दिन से आपकी एग्ज़ाम होगी ना, जिस दिन से आपकी एग्ज़ाम होगी, जिस दिन भी एग्ज़ाम चालू होगी, आपको तुरंत इस एप्लीकेशन पे कोर्स देना बंद कर दिया जाएगा। किसी को भी कोर्स नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना। तो टाइम आपके पास में अभी काफ़ी है, 1 मंथ आपके लोगों के पास में है, और जनवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आप लोग सभी अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपसे मैं केवल 109 रुपये का जो प्राइज़ ले रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा नहीं है। फेल होने के बाद आप लोग मुझे ही 5-5 हज़ार रुपये की डील करने के लिए सहमत करते हो, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास फर्जीवाड़े का कोई काम नहीं है, ना मेरा कोई जग जुगाड़, ना कुछ और करता हूँ मैं। सिर्फ मैं मेहनत पर जोर देता हूँ, और मेहनत ही हमारे लिए सब कुछ होती है। हम कभी भी किसी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं करते, सिर्फ हम मेहनत के बलबूते अपनी सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। तो साथियों, आप सभी के लिए मैं जो भी प्रयास जो कर रहा हूं, आप लोग सभी सुन पा रहे होंगे और सुनते भी होंगे मुझे टेलीग्राम पर। तो आप लोग, इसी में आपकी भलाई है कि आप लोग उचित समय के रहते हुए आप उस कोर्स को ज्वाइन करें, वरना आप लोग यूट्यूब पर भी क्लास ले सकते हैं बिना किसी शुल्क के। आप यहाँ पर पूरा विस्तार से भी पढ़ लें, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन 20 मॉडल पेपर अलग चीज़ है, वो कंटेंट हमारा सिक्योर है, सेफ्टी है। धन्यवाद।